crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone and welcome to Unacademy. My voice is clear, please let me know. Hello everyone and welcome to Unacademy guys. कैसे हैं आप लोग सब? तो आज हम लोग जो है सिग्नल सिस्टम का 16th लेक्चर कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे. गॉट इट? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म आपके सिलेबस में है और ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोगों ने लाप्लास में कवर किया था. ओके, और लाप्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ आरओसी को इंक्लूड करती है ना. बिना आरओसी के आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ नहीं सकते. तो सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे. हम लोगों ने कुछ क्लासेस पहले जो है वो जेट ट्रांसफॉर्म को देखा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था, आरओसीज़ को जेट ट्रांसफॉर्म को देखा था, उसके आरओसीज़ को देखा था. अब आज हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़
को देख के फिर कुछ देर के बाद हम लोग सेम पॉइंट्स पे कॉजालिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी स्टफ जो है वो कवर करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो ROC के साथ इंक्लूड हो, ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस लगाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Let me introduce with myself. My name is Pankaj Singh. I have cleared 4 times, in which 2 times my rank is under 100. Subjects normally I take is signal system, control system and ADC. इससे पहले मैं AS Academy में था, जहाँ पे मैंने लगभग 6-7 years nearly सर्व किया है. In total I have 12 year of teaching experience. Not 11, it's 12. Okay. और लास्ट ईयर ही मैंने अनअकैडमी जो है वो ज्वाइन किया है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते भी होंगे. तो अगर आप अनअकैडमी जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी पे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा इन्हांस करना चाहते हैं, तो यू मस्ट यूज़ अ कोड एंड दैट कोड मस्ट बी Pankaj 11, क्योंकि Pankaj 11 से ना केवल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेरी गाइडेंस, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और आपको 24/7 रियल टाइम गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू Pankaj 11. आपको करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्रिप्शन लेके आप मुझे एक जस्ट मैसेज करिए, बाकी काम मेरा है. अब कुछ दिन बात करेंगे स्पेशल क्लास की गाइस, तो कुछ दिनों में मैं आपको जो है वो नियरली कल से आप लोगों का स्पेशल प्रॉब्लम सीरीज सिग्नल सिस्टम पे करने वाला हूँ, जो कि 2 घंटे का होगा और इन 2 घंटे में हम लोग एक चैप्टर कवर कर लेंगे. जैसे कि कल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मॉर्निंग में और इवनिंग में कंटिन्यूस टाइम सिस्टम. तो इस तरीके से हम लोग टोटल जो है वो 8-9 सेशंस बनाएंगे इसके, जिसमें हम लोग कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कवर करने वाले हैं. तो 1-1 घंटे के 2 सेशंस हुआ करेंगे और मतलब इन टोटल हर दिन 4 स्पेशल क्लासेस होंगी, जिससे कि आप लोग प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. ये स्टार्ट होगा 21 सितंबर से. ठीक है, तो 21 सितंबर से आप नोट कर लीजिए. 21 सितंबर से ये स्टार्ट होगा डेली, जब तक कि हम लोग पूरे प्रॉब्लम्स कवर ना कर लें. ठीक है, और यूट्यूब में ये क्लासेस, जैसा कि मैंने कहा कि ये रिज्यूम हो चुकी हैं, तो अब ये पूरा का पूरा हर दिन एक जो है वो लेक्चर आएगा और आपको कंप्लीट उस लेक्चर में ये पूरी सीरीज, ये पूरी प्लेलिस्ट में कवर कर दूंगा. इज इट क्लियर? तो ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, ये प्लेलिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो फ्री वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उनका नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव जो है वो कंप्लीट करने का वो मैंने लिया है और वो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, चलिए बात करते हैं स्पेशल क्लास के फीचर्स की. तो ये देखिए आपके सामने स्पेशल क्लास के ये फीचर्स हैं. तो आप लोग जानते हैं इसे, आप कभी भी आपको हमेशा लाइव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स आपको लर्नर्स के मिलते हैं, आप कभी क्लास को मिस नहीं करते एज यू गॉट द नोटिफिकेशन, और आपको लेक्चर नोट्स मिलते हैं और आप इसे एनी टाइम एनीवेयर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है ना, ये तो हो गए फ्री प्रोडक्ट्स की. ना बात करते हैं पेड प्रोडक्ट की, जहाँ पे अनअकैडमी के पास एक बहुत बेहतरीन एक प्लान है जिसको हम कहते हैं प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैचेस इंग्लिश और हिंदी में और RIV बैचेस, पैसेस जो है वो आप लोगों को मिलते हैं. और ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक फैकल्टी के गाइडेंस में मिलती है. तो ये एक मिनिमम कॉस्ट में, अगर आप 60-70 रुपीज़ पर डे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो मिनिमम कॉस्ट में आपको इस कोड के थ्रू आपको मिल जाएगा. तो ये जो कोड आप प्लीज़ हमेशा याद रखिए, ये जो कोड है वो आपको पता है कि ये कोड है आपका Pankaj 11, है ना. मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि Pankaj 11 से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलती हैं, जैसे कि मेरा गाइडेंस, रियल टाइम गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आपको इस कोड का यूज़ जो है वो करना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं, लास्ट ईयर में बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं. अगर हम बात करें आइकॉनिक के, तो आइकॉनिक के प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ आपको पर्सनल कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्ट एनालिसिस, प्रोप्राइटरी स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा. आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा जो कि आपको हर टाइम पे आपका डाउट जो होगा वो क्लियर करेगा. ठीक है, तो कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो, Pankaj 11 कोर्स का. ठीक है ना, बात करें ये फीस की, जो कि रिसेंट बहुत जल्दी हाइक होने वाली है. तो अगर आप प्लस को देखो तो 12 मंथ का अभी जो 29,205 है, ये आपको 10% डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा, मतलब 10% ऑफ के बाद आपको मिलेगा. और आइकॉनिक की ये फीसेस हैं आपके पास, 24 मंथ की ये फीसेस हैं. इज क्लियर? सिमिलरली आइकॉनिक की 12 मंथ की और 24 मंथ की ये फीस है. आप Pankaj 11 कोड का यूज़ कर सकते हो और आप देखो कि पर डे जो कॉस्ट आपको पड़ेगा वो लगभग 60-70 रुपीज़ 12 मंथ का पड़ेगा आइकॉनिक, प्लस का, और ऐसे 80-90 रुपीज़ आपको आइकॉनिक का पड़ेगा, जहाँ पे इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं.
गाइस जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरा कंट्रोल सिस्टम का एक नया बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है अनअकैडमी पे, और अभी इस पर कुछ ज़्यादा बहुत बेसिक्स से चल रहा है। वो नियरली अबाउट 130 आवर्स का कोर्स है, इज इट क्लियर? तो 120 से 130 आवर्स का कोर्स है, तो आप जो है वो डेली कर सकते हो। और प्लस पे आके, और यहाँ पे जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा 9:45 PM से लेके 11:45 PM तक डेली, ठीक है? तो आप चाहें तो बिल्कुल आप इस कोर्स का यूज़ जो है वो कर सकते हो। आप 9:45 से 11:45 के बीच में PM में, जहाँ पे आप लोग जो है वो कोई भी क्लासेस नहीं करते हो नॉर्मली, तो उस टाइम पे आप ये कंट्रोल सिस्टम का एक बेहतरीन कोर्स आप चाहो तो बिल्कुल प्लान कर सकते हो, ठीक है? ये ECE दोनों में स्टार्ट हुआ है, इसलिए। और सेकंड बात, इस कोर्स की फीचर्स ये है, देखो 120 आवर्स का ऑफिशियल कोर्स है, पर मैं से 130 तक लेके जाऊंगा ही। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 60 हैं ऑफिशियली, क्विजेस यहाँ पे 11 है, टोटल नंबर ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके 18 हैं। स्टार्ट डेट इसकी 15 है और एंड डेट जो है वो इसकी 1/12/2021 है। तो आप 1 दिसंबर तक आप इसे बिल्कुल आप कर सकते हो, ऐसा क्लियर? और आप इस कोड का फ़ायदा उठा सकते हो। आपको बस ये कोड जो है वो लगाना है, और इस कोड के बाद आपके सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो कंट्रोल सिस्टम की दूर हो जाएंगी। और भी कई सारे बैचेस जो है वो स्टार्ट हुए हैं, अभी आप देखेंगे तो आपका बहुत जल्दी प्राइस जो होगा वो हाइक हो जाएगा, तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। नेटवर्क का भी बैच स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में 15 तारीख से ही, तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ होगा, आप बिल्कुल इन बैचेस को आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो सेंटर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म एंड इट्स आरओसी कंडीशंस। तो लास्ट क्लास में गाइस हम लोगों ने जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में जो है वो बहुत सारी डिटेल में बात की थी, और हम लोगों ने ये भी कहा था कि कैसे हम किसी भी फंक्शंस, कैसे किसी भी सिस्टम का जेट ट्रांसफॉर्म और उसकी आरओसी को फाइंड आउट करते हैं, कैसे किसी कॉजल सिस्टम का आरओसी सर्कल के बाहर होता है, और जो फाइनाइट रेडिएशन सिग्नल्स होते हैं इनके लिए फिक्स्ड आरओसी होती है मॉड जेट ग्रेटर देन 0। सिमिलरली एंटी कॉजल सिग्नल के लिए आरओसी अंदर की ओर होता है, और जो फाइनाइट रेडिएशन के सिग्नल्स होते हैं उनके लिए आरओसी मॉड जेट लेस देन इन्फिनिटी होती है। नॉन कॉजल सिग्नल्स के लिए आरओसी नॉर्मली जो है वो एनुलर रिंग के फॉर्म में होती है, और ये 2 सर्कल्स के बीच में होती है R1 और R2, जो आपको फाइंड आउट करना होता है, ऐसा नो। और फाइनाइट रेडिएशन के लिए फिक्स्ड आरओसी होती है मॉड जेट ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी। तो यही इन्हीं से आगे हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज़ हम लोग कवर करेंगे जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कवर किया है, और इस पर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम लोग कवर करेंगे, लाइक लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग एंड सो ऑन। यहाँ पे भी हम आरओसी को मेन इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि आरओसी से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी हम लोग कवर करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है, लेट्स से लीनियरिटी, है ना। जस्ट अ मिनट गाइस, या लेट्स स्टार्ट। तो पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या कहती है, देखो बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक सिग्नल x1n है जिसका z ट्रांसफॉर्म है x1z, और जिसकी आरओसी है लेट्स से R1, और मेरे पास एक दूसरा सिग्नल है लेट्स से x2n जिसका z ट्रांसफॉर्म है x2z और आरओसी है R2, और मेरे पास एक तीसरा सिग्नल है लेट्स से x3n जिसका z ट्रांसफॉर्म है x3z और आरओसी R है इसकी। तो देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत सिंपली ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक
x3n is ax1 of n प्लस bx2 of n, तो जो मेरा x3z होगा वो होगा ax1 of z प्लस bx2 of z। सेम ये प्रॉपर्टीज हम लोग सेम पढ़ते आ रहे हैं थ्रू आउट द कोर्स, ऐसे क्लियर है? तो सेम प्रॉपर्टीज हम लोग जो है वो कवर कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे कह दें कि लेट्स से इफ वी हैव अ सिग्नल जो कि लीनियर और स्केल्ड कॉम्बिनेशन है, तो सेम प्रॉपर्टीज जो होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ऐसे क्लियर ना? ROC जो होगी वो होगी इसकी R3 है बेसिकली R जो कि R1 इंटरसेक्शन विद R2। ROC जो होगी वो होगी R जो कि R1 इंटरसेक्शन विद R2। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास है अल्फा मॉड n। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो इसका जो एग्जांपल है वो है अल्फा मॉड n। तो देखो जरा अल्फा मॉड n क्या है, ध्यान से देखो। अगर हम कहें कि अल्फा मॉड n, तो ये है अल्फा n un और प्लस अल्फा टू द पावर माइनस n u माइनस n माइनस 1। गॉट इट? और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्फा मॉड n का DTFT जो है वो फाइंड आउट किया था। अगर आप चाहो तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना होगा 1/1 माइनस ऑफ अल्फा जेड इनवर्स, आपको याद हो तो। और इसकी जो ROC थी वो थी मॉड जेड ग्रेटर देन दैट इज अ मॉड अल्फा, है ना? और इसका जेड ट्रांसफॉर्म अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, आई एम गिविंग यू द होमवर्क, वैसे आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर लिमिट लगा दो, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 अल्फा टू द पावर माइनस n। क्यों? क्योंकि लिमिट जो है नॉर्मली जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, xz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xn z टू द पावर माइनस n, है ना? यही होता है। तो बिकॉज ऑफ u माइनस n माइनस 1 की वजह से लिमिट जो हो गई वो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 हो गई, अल्फा माइनस n, और यहाँ पे होगा z टू द पावर माइनस n। अब आप देखो कैसे इसे हैंडल करोगे। यहाँ पे सब जगह नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे n की जगह पे माइनस n रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये जो हो जाएगा ये तो सिंपली है 1/1 माइनस ऑफ अल्फा जेड इनवर्स प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अल्फा जेड, ऑलराइट, अल्फा जेड, और अल्फा जेड टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा n। तो बस आपको ये देखना है कि ये जो है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी सीरीज जो है वो हम नॉर्मली पढ़ते हैं इस वे में कि हमारे पास है लेट्स से समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n। इसका सॉल्यूशन होता है 1/1 माइनस a फॉर मॉड a लेस देन 1, है ना? तो आप इसको 0 बनाना है तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस किया, ये सब हम लोगों ने खूब किया है। तो अब देखो ध्यान से xz जो होगा वो क्या होगा, ये सब xz आ रहा है, ठीक है? तो xz जो होगा वो क्या होगा, देखो सेम कलर लेते हैं। xz जो होगा वो होगा 1/1 माइनस ऑफ अल्फा जेड इनवर्स, और यहां पे आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा जेड टू द पावर n माइनस 1, n प्लस 1, सॉरी, n प्लस 1, प्लस 1 क्यों? क्योंकि यहां पे आपने माइनस किया था तभी ये 0 हुआ था ना। तो अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस 1 करोगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा xz इज इक्वल टू 1/1 माइनस ऑफ अल्फा जेड इनवर्स प्लस अल्फा जेड अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा जेड। कब? जब मॉड अल्फा जेड, इसके लिए मॉड अल्फा जेड शुड बी लेस देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप यहाँ से जेड कॉमन ले सकते हो, यहाँ से जेड कॉमन ले सकते हो, और इसे जो है वो जेड इनवर्स माइनस अल्फा कर सकते हो। पर ये सब मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं करने जा रहा हूँ,
जो एक्स जेड होगा वो होगा 1/1 माइनस ऑफ अल्फा जेड इनवर्स प्लस अल्फा जेड अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा जेड। अब देखो जरा इसकी आरओसी क्या होगी, इसकी जो आरओसी है वो है मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा, इसकी जो आरओसी है वो है मॉड जेड लेस देन, यहां से देखो 1/मॉड अल्फा। और जब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो आरओसी जो होती है वो कॉमन इंटरसेक्शन होती है, तो कॉमन इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा इसका, मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा एंड लेस देन 1/मॉड अल्फा, यही होगा मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा एंड लेस देन 1/मॉड अल्फा। तो ये इसकी कॉमन आरओसी होगी और ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते थे। अगर आप शॉर्टकट लगाएं, जो मैंने आपको शॉर्टकट दिया था, तो अगर आप शॉर्टकट सिंपल देखें तो शॉर्टकट से भी ये निकाल सकते थे आप। देखो यहाँ पे था मॉड जेड, यहाँ पे था मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा और यहाँ पे था मॉड जेड लेस देन 1/मॉड अल्फा, क्योंकि ये इन्वर्स है। तो नेट आरओसी जो हो जाती इसकी वो हो जाती मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा लेस देन 1/मॉड अल्फा। पर ठीक बात है, हम लोगों ने इसकी जेड ट्रांसफॉर्म भी फाइंड आउट कर लिया। अभी आप इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और ऐसा नो, यहाँ पे आप जेड का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड पे, तो यहाँ पे जेड माइनस अल्फा हो जाएगा और अल्फा जेड अपॉन 1 माइनस अल्फा जेड है, और आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। लेकिन मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप बताइए कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा। बाय द वे हमने इसका DTFT जो है वो फाइंड आउट किया था, अगर आपको याद हो तो इसका DTFT मेरे ख्याल से आया था, अगर आपको याद हो तो अल्फा मॉडर्न का DTFT जो था वो था 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा कॉस ऑफ ओमेगा डी प्लस अल्फा स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिएगा प्लस या माइनस, मेरे ख्याल से ये हम लोगों ने DTFT लास्ट क्लासेस में जो है फाइंड आउट किया था। तो इसी तरीके से आप जो है वो z की जगह पे जस्ट e⁻j⍵d पुट करने पे ये मिल जाता है। तो आप कुछ ऐसा इस फॉर्म में बनाइए कि सिर्फ z की जगह पे e⁻j⍵d पुट करूं और आपको ये टर्म्स जो है वो मिल जाए। तो आप इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे क्या है यहाँ पे देखो वही टर्म जो होगा वो आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि अगर कोई सिग्नल, अगर कोई बेसिक सिग्नल जो है वो दो सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन है तो आरओसी जो होगा वो कॉमन इंटरसेक्शन होगा और जेड ट्रांसफॉर्म भी उन दो सिग्नल्स का कॉमन जेड ट्रांसफॉर्म होगा। इज इट क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है मेरी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से देखिएगा। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखो यार ध्यान से, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक सिग्नल है लेट्स से xn जिसका z ट्रांसफॉर्म मुझे पता है xz, गॉट इट? xn है जिसका z ट्रांसफॉर्म मुझे पता है कि ये xz है, और थोड़ी देर के लिए हम इसकी ROC भी ले लेते हैं। ROC है r। तो ये सिग्नल कहती है कि x ऑफ n माइनस m, where m belongs to integer, है ना? x ऑफ n माइनस m का z ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा xz इंटू जेड टू द पावर माइनस m, और x ऑफ n प्लस m का जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा xz इंटू जेड टू द पावर m, xz इंटू जेड टू द पावर m। ना बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, x ऑफ n माइनस m जो है वो है xz इंटू जेड टू द पावर माइनस m, और x ऑफ n प्लस m जो है वो xz इंटू जेड टू द पावर m। अब आप बहुत ध्यान से समझिए प्लीज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इनकी आरओसी को देखें तो इसकी आरओसी क्या होगी? देखो ध्यान से, अगर इसकी आरओसी r है, अगर इसकी आरओसी r, मान लो मैं ये अज्यूम करता हूं कि एक्शन मेरा इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सीक्वेंस है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सीक्वेंस है। सोचो जरा, मान लो मैं ऐसे लेके चलता हूं, एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मान लो एक्शन मेरा ये है 1/2 रेज़ टू पावर n इंटू un। तो आपको पता है कि जो मेरा xz होगा वो होगा 1/1 माइनस 1/2 z इनवर्स फॉर मॉड z ग्रेटर देन 1/2।
अगर आप इसे शिफ्ट कर दीजिए, मान लो मैं एक नया सिग्नल डिफाइन करता हूं yn, जो कि है x ऑफ n माइनस 2 है, इमेजिन करो, तो ये क्या करेगा, ये z टू द पावर माइनस 2 अपॉन 1 माइनस ऑफ 1 बाई 2 z इनवर्स। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन z स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 z इनवर्स, यही है। अब आप देखो ये मैक्सिमम क्या कर रहा है, ओरिजिन जो है वो ROC जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो पोल एट द ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है, पोल एट द ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है ना। तो अगर पोल एट द ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है दैट मीन्स कि वो पोल जो है वो पार्ट नहीं होना चाहिए ROC का, लेकिन ROC पहले से ही मॉड z ग्रेटर देन 1/2 है। यहाँ पे तो ओरिजिन को ये इंक्लूड ही नहीं कर रही है, ओरिजिन से बहुत दूर है इसकी ROC। इसका मतलब इसकी ROC क्या होगी इनफाइनाइट डिवीजन के लिए, सेम ही होगी, मॉड z ग्रेटर देन 1/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड z ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्टेड विद मॉड z ग्रेटर देन 1/2, ROC यही हो जाएगी, ROC यही हो जाएगी। इसे क्लियर, मॉड z ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन मॉड z ग्रेटर देन 1/2, ROC यही हो जाएगी इंटरसेक्शन भी। यानी कि अगर मैं इसकी ROC को ये मान लूं कि इट इज R इंटरसेक्शन विथ क्या, मॉड z ग्रेटर देन 0 यहां पे, और यहां पे क्या, क्योंकि 0 वाला पॉइंट यहां पे खतरा है ना -m, यहां पे क्या हो जाएगा R इंटरसेक्टेड विथ मॉड z लेस देन इन्फिनिटी। और ये चीज आपको इनफाइनाइट रिलेशन में दिखेगी नहीं, इनफाइनाइट रिलेशन में यही आ जाएगा, इनफाइनाइट रिलेशन में यही ROC R आ जाएगी, पर फाइनाइट रिलेशन में दिख जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपसे कह दूं, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास एक डेल्टा n है, डेल्टा n आपको पता है z ट्रांसफॉर्म 1 है, ROC एंटायर, ROC इसकी एंटायर। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक डेल्टा ऑफ n माइनस 2 है, तो z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बताओ, z माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/z स्क्वायर। अब सारे पॉइंट यहां पे हैं एक्सेप्ट ओरिजिन, है ना, तो आप क्या लिखोगे, इट इज व्हाट, एंटायर इंटरसेक्शन विथ मॉड z ग्रेटर देन 0, ये लिखोगे। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड z ग्रेटर देन 0, ये इसकी ROC हो जाएगी। सेम यहां पे भी अगर मैं आपसे कह दूं कि डेल्टा ऑफ n+3 चाहिए मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज z टू द पावर 3। अब यहां पे सारे पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, आप सारे पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट मॉड z इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप क्या लिखोगे इसको, इट इज एंटायर इंटरसेक्शन विथ मॉड z लेस देन इन्फिनिटी, और इसलिए ROC जो होगी वो मॉड z लेस देन इन्फिनिटी। यही मैंने कहा, देखो एंटायर ROC R इंटरसेक्शन विद मॉड z लेस देन इन्फिनिटी। अब ये क्यों आपको इफेक्टिव दिख रही है, क्योंकि ये फाइनाइट डिवीजन का है, इनफाइनाइट डिवीजन में इससे फर्क नहीं पड़ा। देखो अगर आप मॉड z ग्रेटर देन 0 को इंटरसेक्ट करोगे मॉड z ग्रेटर देन 1/2 के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनफाइनाइट डिवीजन में आपको सोचना नहीं है, पर फाइनाइट डिवीजन में ये चीजें आप लोगों को दिख जाएंगी। और फाइनाइट डिवीजन के लिए तो मैंने आपको शॉर्टकट ही दिया है कि फाइनाइट डिवीजन के लिए बस दो ही चीज देखते हैं कि कॉजल है, नॉन कॉजल है, या एंटी कॉजल है। अगर कॉजल है तो मॉड z ग्रेटर देन 0, अगर एंटी कॉजल है तो मॉड z लेस देन इन्फिनिटी, अगर नॉन कॉजल है तो मॉड z ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है, लेट्स से स्केलिंग इन z डोमेन। स्केलिंग इन z डोमेन, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको पूरे z ट्रांसफॉर्म में, मतलब पोल के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। अगर आप पोल के मूवमेंट को करना चाहते हो, पोल को आप मूव करना चाहते हो इस पूरे z प्लेन पे, तो आप इसी का आप यूज करोगे। देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज को समझेंगे प्लीज, देखो ध्यान से। चलो मैं सिग्नल लेता हूं। मान लो ये कह रही है कि मान लो मेरे पास एक सिग्नल है xn जिसका कि z ट्रांसफॉर्म है xz। इमेजिन करो मेरे पास एक सिग्नल है xn जिसका z ट्रांसफॉर्म है xz। तो
प्लस माइनस ऑफ जेड नॉट टू द पावर n इंटू xn। अब देखो जेड नॉट क्या है, आपको पता है कि z की वैल्यू होती है r e टू पावर j ओमेगा d। तो जेड नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी r नॉट e टू पावर j ओमेगा d नॉट। इमेजिन करिए जेड नॉट की वैल्यू ये है, प्लस या माइनस, ये प्रॉपर्टी कहती है कि ROC जो होगी वो जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा x ऑफ z अपॉन प्लस माइनस जेड नॉट। अब इसकी ROC क्या होगी वो हमें चेक करना पड़ेगा। जो ROC होगी वो हमें चेक करना पड़ेगा, तो वो हम ROC जो है वो चेक करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, इसकी ROC जो है वो बहुत ध्यान से हम चेक करते हैं। तो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सिग्नल है U1, एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए। हमारे पास मान लो एक सिग्नल है U1 जिसका Z ट्रांसफॉर्म आपको पता है इट इज 1/1 माइनस ऑफ Z इनवर्स। कैसे निकला चेक करके देखो, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, U1 है ना, 1 इंटू Z टू द पावर माइनस n। सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1/1 माइनस ऑफ Z इनवर्स। कब, जब मॉड Z इनवर्स ग्रेटर देन 1 है, यानी कि मॉड, देखो ध्यान से, यही होगा मॉड Z इनवर्स शुड बी लेस देन 1, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख लो Z इनवर्स टू द पावर n। मतलब सॉल्यूशन कितना होगा 1/1 माइनस ऑफ Z इनवर्स, जब मॉड Z इनवर्स शुड बी लेस देन 1 या मॉड Z शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहां पे मेरे पास एक सर्कल है, ये कुछ ऐसा, करेक्ट, और जिसकी रेडियस जो है वो यूनिटी है, ये यूनिटी रेडियस का सर्कल है 1, और इसकी जो ROC है वो ये है। इसकी जो ROC आएंगी वो ये आएंगे, ये इसकी ROC होगी। ये मतलब है मॉड Z ग्रेटर देन 1 का, ये मतलब है मॉड Z ग्रेटर देन 1 का। तो ये इसका सेंटर पॉइंट। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज बेसिकली यूनिटी। तो ये इसका ये यूनिटी है, और पोल जो है वो उसके Z अपॉन Z माइनस 1 है, मतलब जो XZ है वो ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक पोल है जो कि यहां है और एक 0 है जो कि यहां। पोल 0 फॉर्मेट ये है, इसका ROC जो है वो बाहर की ओर है, ठीक है। चलो हम ये मान लो एक्सन था, एक्सन इज इक्वल टू, मान लो हम एक सिग्नल डिफाइन करते हैं yn जो कि है 1/2 e to the power j pi/4 of n into u1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे z0 जो है वो क्या था r0 e to power j ओमेगा d नॉट। तो r0 की वैल्यू कितनी है बताओ 1/2, और ओमेगा डी नॉट की वैल्यू कितनी है pi/4। ओमेगा डी नॉट की वैल्यू कितनी है pi/4, आर नॉट की वैल्यू है 1/2, ओमेगा डी नॉट की वैल्यू है pi/4। ठीक है, यहां तक सही है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो पहले जो जेड ट्रांसफॉर्म था, जेड ट्रांसफॉर्म क्या था इसका? ये था 1/1 माइनस ऑफ जेड इनवर्स, इस पर जेड बाई जेड नॉट, मतलब क्या हो गया ये हो गया 1/1
1 माइनस z बाय 1/2 e टू पावर j पाई बाई 4। तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z अपॉन z माइनस 1/2 e टू पावर j पाई बाय 4। चेक करके देखो जरा, गॉट इट, z अपॉन z माइनस 1/2 e टू पावर j पाई बाय 4। अब चलो हम इसकी आरो पहले पोल और जीरो लोकेट करते हैं। तो पोल और जीरो अगर हम लोकेट करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो प्लीज, पोल और जीरो अगर हम लोकेट करना चाहते हैं तो देखो ध्यान से, अब इसका जो पोल है, गॉट इट, वो कहां है देखो, जो ये पोल है वो कहां है देखो ध्यान से। ये अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरा जो ये वाला जो पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिए, तो ये जो मेरा ओरिजिन है, ये जो मेरा ओरिजिन है, बहुत ध्यान से देखो, चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये ओरिजिन था, ओरिजिन से ओरिजिन पर जीरो है, ठीक है, पर पोल कहां है, पोल जो है अब उसका रेडियस कितना हो चुका है देखो, अब उसका रेडियस 1/2 है, और उसने इस बार अब एंगल भी लिया हुआ है कितना, π/4। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मैं ले रहा हूं, तो यहां पे है पोल आपका, तो ये लोकेशन है देखो π/4, इतना पॉइंट है π/4, गॉट इट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि z इज इक्वल टू r e टू द पावर j ओमेगा d होता है, तो ROC कौन डिसाइड करता है, r यानी मॉड z, ROC जो है वो मॉड z डिसाइड करती है, यानी r डिसाइड करती है। यानी इसकी ROC क्या होगी, बहुत ध्यान से देखो, इसकी ROC की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मॉड z ग्रेटर देन 1/2 या तो मॉड z लेस देन 1/2। यही दो पॉसिबिलिटीज है यहां पे, यही दो पॉसिबिलिटीज यहां पे बनेंगी, या तो ROC इसके अंदर होगी, इस रेडियस के अंदर होगी, या तो इस रेडियस के बाहर होगी। पर आगे चूंकि U1 लगा हुआ है, तो मैंने आपको शॉर्टकट दिया था कि मॉड z लेस देन 1/2 कब होता है, जब यहाँ पे माइनस साइन होता है ना, तो ये नहीं होगी, मॉड z ग्रेटर देन 1/2 होगी। यानी कि जो इसकी ROC होगी, अगर मैं इसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं, तो इसकी जो ROC होगी इस सर्कल के बाहर की होगी। अब आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है प्रीवियस और न्यू ROC में, ध्यान से देखिएगा प्लीज, प्रीवियस और न्यू ROC में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो देखो प्रीवियस ROC भी बाहर की ओर थी, ये वाली ROC भी बाहर की ओर है, बस प्रीवियस ROC का जो रेडियस था वो कितना था, 1, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, एक्सपोनेंशियल का कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता। पर यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये फैक्टर डिसाइडिंग है, देखो बहुत ध्यान से, ये वाला जो फैक्टर है ये डिसाइडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ROC पे कौन मल्टीप्लाई हो गया, 1/2। तभी तो ये जो सर्कल था जो पहले बड़ा था, जिसकी रेडियस 1 थी, अब सर्कल जो है वो छोटा हो चुका है और उसकी रेडियस जो है 1/2 हो चुकी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ROC क्या होगी, इसकी ROC हम ऐसे ले सकते हैं, इट्स अ मॉड z ग्रेटर दैन 1 इंटू 1/2। 1/2 क्या था इसका, ध्यान से देखिए, ये R0 था, कंपेयर करें, R0 यही था ना, R0 की वैल्यू थी 1/2। यानी इसका मतलब ये है कि कभी भी ओमेगा d0 पार्टिसिपेट नहीं करती ROC को डिसाइड करने में। ROC को डिसाइड करने में कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ R0। तो इसलिए अगर इसकी ROC R थी तो इसकी ROC क्या हो जाएगी बताओ, इसकी ROC हो जाएगी R इंटू मॉड z0, क्योंकि मॉड z0 ही आपका R0 होगा। देखो इसका मॉड z0 कितना होगा, R0। क्लियर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, अगर मैं आपसे कहूं कि ROC पहले R थी और आपने z0 टू द पावर n मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो ROC जो हो जाएगी
वो ये हो जाएगी आर इंटू मॉड जेड नॉट। एक एग्जाम्पल और लीजिए, अगर मैं आपसे कह दूँ, एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, अगर मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास एक एक्शन जो था वो था लेट्स से 1/2, सॉरी आप ऐसे लिखिए, एक्शन जो था फिर से u1 था, और मैं आपसे कहूँ कि इस बार जो yn है वो है -1/2 टू द पावर n इंटू un। ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इट्स अ -1/2 e टू द पावर j 0 टू द पावर n un, जिससे कि ये चीज समझ में आ जाए कि R0 की वैल्यू कितनी है, -1/2। एक गलती हो गई यहाँ पे, R0 मॉड जेड नॉट, हाँ सही सही, कोई दिक्कत नहीं, गलती कोई नहीं हुई, मॉड मैंने लगा दिया, मैंने सोचा मैंने मॉड नहीं लगाया, मॉड लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि देखो ये नेगेटिव भी हो सकता है ना, और ROC कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओमेगा डी नॉट की वैल्यू कितनी है, 0। ओमेगा डी नॉट की वैल्यू कितनी है, 0। तो मैं कह दूं कि R0 की वैल्यू है -1/2, तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, इसकी जो ROC होगी वो क्या थी, पहले मॉड जेड ग्रेटर देन 1, इसकी ROC क्या होगी, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 इंटू मॉड ऑफ कितना, -1/2, यानी इसकी भी ROC क्या हो जाएगी, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2। इसकी भी सेम ROC होगी, ROC सेम है। पर जेड ट्रांसफॉर्म की बात करें तो ये था 1 इंटू जेड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/1 माइनस जेड इनवर्स बाय -1/2, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, 1/1 प्लस 2 जेड इनवर्स। इज इट क्लियर? अब जो पोल होगा वो -2 पे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, -12 पे होगा, एक्चुअली ये होगा, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, 1/2 होगा यहाँ पे, यस मतलब कि ये क्या होगा बताओ, हाँ यस 1/1 प्लस 1/2 जेड इनवर्स, यानी कि z/z प्लस 1/2 ये होगा। तो पोल जो होगा वो आपका -12 पे होगा, पोल जो होगा वो +12 पे ना होके -12 पे, दिख रहा है यहाँ पे देखो, R0 ही पोल होता है, R0 ही पोल का रियल पार्ट होता है, ओमेगा नॉट पोल का इमेजिनरी पार्ट होता है। इसलिए इस तरीके से हम जो है किसी भी सिस्टम को, पोल को कहाँ जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं। देखो इस बार पोल यहाँ आ गया, इस बार जो पोल हो गया वो यहाँ आ गया, इसलिए इसका पोल कहाँ है, अगर आप इसका पोल मेजर करोगे तो यहाँ है, देखो इस जगह पे है पोल, -12, 0 यहीं पे। तो हम जो भी फैक्टर Z0 का मल्टीप्लिकेशन करके इस पोल को जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पर मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Z ट्रांसफॉर्म ऑफ J to the power n xn, can you tell me what is the Z transform of J to the power n into xn? Can you tell me what is the Z transform of J to the power n into xn? बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, J to the power n xn का Z ट्रांसफॉर्म निकालना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इट इज e to the power j π/2, इस बार ये 1 है, टू द पावर n इंटू एक्सन, एक्सन यहाँ पे u1 है, चलो इसको u1 कर देते हैं, इंटू u1, सॉरी फॉर दैट, एक्शन यहाँ पे u1 था। तो अब आप देखो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इट इज अ z बाय z माइनस e टू पावर j π/2। पोल कहां पे है, वेयर इज द पोल, पोल जो होगा वो पोल जो होगा वो यहां पे होगा, जीरोस यहां पे। पोल का रियल पार्ट क्या है, व्हाट इज द रियल पार्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस वन, रेडियस इज 1 ना, दिस रेडियस इज यूनिटी, हर जगह रेडियस सेम होता है सर्कल का, यूनिटी। तो ROC क्या हो जाएगी इसकी, स्टिल सेम, मॉड z ग्रेटर देन 1, मॉड z ग्रेटर देन 1 इसकी ROC होगी।
सेम आरओसी होगा J टू पावर n इंटू UN। ठीक, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, स्केलिंग इन जेड डोमेन। चलो बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 4। वो है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। और ये क्या कहती है, देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे कह दूं एक्सन जिसका z ट्रांसफॉर्म है xz, तो x ऑफ माइनस n का जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा xz इनवर्स। अब इसकी आरओसी क्या होगी, बहुत ध्यान देखिएगा प्लीज। मान लेते हैं इसकी आरओसी r है, इसकी आरओसी जो है वो r। चलिए, तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारा जो एक्सन है वह है हाफ एन UN। फिर से अगर मैं xz की बात करूं तो वो है z अपॉन z माइनस हाफ, और जो पोल है वो यहां है और यहां है, और आरओसी जो होगी वो होगी, यानी कि इसकी जो आरओसी होगी वो ये है। करेक्ट। अगर मैं आपसे एक सिग्नल डिफाइन कर दूं yn विच इज द x माइनस n, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/2 टू द पावर माइनस n u माइनस n। करेक्ट। तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा, z की जगह पे z इनवर्स पुट कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा z इनवर्स अपॉन z इनवर्स माइनस 1/2। z का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 z इनवर्स। z का मल्टीप्लाई किया आपने, सॉरी z का मल्टीप्लाई किया, z का दोनों जगह मल्टीप्लाई किया तो z इंटू z इनवर्स 1 माइनस 1/2 z। यानी कि अब अगर आप इसका पोल को देखें तो इसको, जो इसका पोल है, बहुत ध्यान से देखो, जो इसका पोल है वो जो उसका पोल है वो कहां है, देखो जो पोल है इसका 1/2 पे है ना, z 1 माइनस 1/2 z, तो पोल जो है वो 1/2 पे है, सॉरी पोल जो है 2 पे है। चेक करना, 1 माइनस 1/2 z इज इक्वल टू 0, सो 1/2 z इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू 1/2 पे। पोल जो है वो अब 2 पे है, तो आरओसी जो होगी मॉड z ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1/2, यही होगी इसकी आरओसी। तो बताओगे आरओसी क्या होगी, u माइनस n है तो मॉड z लेस देन 2। इसकी आरओसी क्या थी, मॉड z ग्रेटर देन 1/2। रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो क्या, कैन यू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप इन बिटवीन। देखो जरा, 1/2 बिकम्स 2 एंड ग्रेटर देन बिकम्स अ लेस देन, यानी कि अगर इसकी आरओसी r है तो इसकी आरओसी क्या हो जाएगी, 1/r, और ग्रेटर देन साइन विल कम्स टू लेस देन, एंड दैट इज अ लेस देन साइन विल कम्स टू ग्रेटर देन। ये हुआ। सो दैट इज व्हाट द आरओसी इज। मतलब जब भी कभी भी आरओसी की बात करेंगे, जेड को जेड इनवर्स रिप्लेस कर दो, आर जो होगी वो 1/r हो जाएगी। देखो पोल भी इन्वर्ट हो गया, इसका पोल जो कि 1/2 पे था अब कहां पे चला गया, 2 पे चला गया। इसे क्या, पोल जो कि 1/2 पे था अब 2 पे चला गया। इसे क्या, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म में फोर्थ प्रॉपर्टी कवर हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन।
डिफरेंशिएशन इन Z डोमेन, डिफरेंशिएशन इन Z डोमेन, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंशिएशन इन X डोमेन टाइप से ही है, बस थोड़ी से अंतर है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक एक्सन है जिसका Z ट्रांसफॉर्म है XZ, तो N इंटू एक्सन का जो Z ट्रांसफॉर्म होगा -Z डी बाय डी जेड ऑफ XZ, -Z डी बाय डी जेड ऑफ XZ, -Z डी बाय डी जेड ऑफ XZ। इज इट क्लियर? तो बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, बहुत ध्यान से देखिए। अब इससे आरओसी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इसकी आरओसी R है तो इसकी आरओसी क्या होगी? इसकी आरओसी क्या होगी? तो देखो जरा ध्यान से, ले लेते हैं एक्सन की वैल्यू को हम, लेट्स से अल्फा एन UN। वही सेम XZ जो होगा वो होगा Z अपॉन Z माइनस अल्फा, यानी कि मेरे पास एक पोल है एक पोल यहां है और एक जीरो यहां है, और आरओसी जो है वो मॉड Z ग्रेटर देन मॉड अल्फा है, यानी कि आरओसी ये। ये आरओसी मॉड Z ग्रेटर देन मॉड अल्फा। अब मैं एक सिग्नल डिफाइन करता हूं yn, विच इज n xn। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया n अल्फा n इंटू UN। चलो इसका Z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका Z ट्रांसफॉर्म जो होगा YZ वो होगा -Z डी बाय डी जेड ऑफ XZ। इसका मतलब ये हो गया कि इज -Z डी बाय डी जेड ऑफ Z बाय Z माइनस अल्फा। करेक्ट? तो ये हो जाएगा Z माइनस अल्फा होल स्क्वायर, माइनस Z मैं ले लेता हूं, Z माइनस अल्फा होल स्क्वायर, गॉट इट, इनटू 0 Z माइनस अल्फा इधर गया, डिफरेंशिएशन ऑफ Z इज 1, Z माइनस अल्फा हो गया ये, सॉरी, और माइनस Z इंटू 1। क्या हो गया भाई? तो Z से ये Z कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया अल्फा Z बाय Z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब अगर हम पोल जीरो की बात को देखें, पोल जीरो को अब देखें, तो बहुत ध्यान से देखो प्लीज। अब जो पोल है आपका, अब जो पोल है इस जगह पर आपके पास डबल पोल है और यहां पे एक जीरो है। कहां पे? अल्फा पे। ये लोकेशन है अल्फा। अब अल्फा पे एक नहीं दो पोल है, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। अब मुझे एक चीज बताइए आप, क्या मैं अल्फा पे मल्टीपल पोल्स कर लूंगा तो क्या उससे हम आरओसी पे चेंज मानेंगे? आरओसी तो तब चेंज होती है जब इसका रेडियस चेंज हो। अभी भी रेडियस कितना है? अल्फा ही है। तो रेडियस चेंज नहीं हुई, दैट मीन्स कि इसकी जो आरओसी है वो क्या होगी? सेम ही होगी, ऐसा नो। इसकी जो आरओसी होगी वो क्या होगी? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कभी भी आप डिफरेंशिएशन करते हो उससे आरओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आरओसी जो है वो अभी भी स्टिल कितनी है आपके? R।
ROC जो है वो अभी भी कितनी है, आ रही है। ऐसे क्लियर? तो जस्ट आपको सिंपल ROC आपको देखना है, ROC जो है वो आपकी अभी भी कितनी है, R। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, 6th प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन ये क्या कहती है? अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक x1n है जिसका z ट्रांसफॉर्म है x1z, अगर x2n है जिसका z ट्रांसफॉर्म है x2z, और अगर मैं कह दूं कि x3n है जिसका z ट्रांसफॉर्म है x3z, तो if x3n is x1n convolution with x2n, तो x3z will be like x1z into x2z, x1z into x2z, x3z will be what, x1z into x2z, यही होगा। तो आपका जो x3z होगा वो होगा x1z into x2z, और जो ROC अगर मान लो मैं ROC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर इसकी ROC R1 है, इसकी ROC R2 है और इसकी ROC R है, तो ये चूंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन विद R2। तो जो आपकी R होगी वो होगी R1 इंटरसेक्शन विद R2। तो जब भी आप कन्वोल्यूशन करते हो, ओके, जब भी आप कन्वोल्यूशन करते हो तो ROC जो होती है वो कॉमन इंटरसेक्शन होती है इन सबका। ROC जो होती है वो क्या होती है, कॉमन इंटरसेक्शन होती है सबका। यानी कि अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल लूं तो मेरे पास मान लो एक सिंपल एक मैं HN डिफाइन करता हूं जो कि है अल्फा n UN। इमेजिन करो कि ये मेरा H1n है, कन्वोल्यूशन विथ मान लो कि डेल्टा n माइनस अल्फा डेल्टा n माइनस 1, तो ये है मेरा H2n। तो मेरा जो HN है वो क्या है, H1n कन्वोल्यूशन विद H2n। तो मेरा जो HZ होगा वो क्या होगा, H1Z इंटू H2Z, यही होगा। कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो बताओ जरा HZ फिर क्या हो जाएगा, HZ इज इक्वल टू, सही है, 1/1 माइनस ऑफ अल्फा Z इनवर्स इंटू 1 माइनस अल्फा Z इनवर्स। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, HZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दैट मीन्स कि HN की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा n। HN की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा n। गॉट इट? तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि HN की जो वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये मान लो एक प्रॉब्लम आप इमेजिन कर सकते हो, ये प्रॉब्लम आप इमेजिन कर सकते हो। ऐसा क्लियर? तो HN की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, आपकी डेल्टा n के बराबर। HN की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा n के बराबर होगी, ठीक है। तो ये होगी कौन सी प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। अब इसी पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी मैं आपको करवाता हूं, वो है टाइम एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना, टाइम एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक xn है जिसका z ट्रांसफॉर्म है xz, जिसका z ट्रांसफॉर्म क्या है, xz, तो समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n xn का जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा xz अपॉन 1 माइनस ऑफ z इनवर्स। इज इट क्लियर?
एक्स जेड अपॉन 1 माइनस ऑफ जेड इनवर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो बहुत ध्यान से, अब इसकी आरओसी क्या होगी वो हम चेक करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए प्लीज। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है समेशन k इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू n एक्स के, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे xn कन्वोल्यूशन विद un। आपको पता है कि कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन k इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स के इंटू एच ऑफ n माइनस ऑफ k, ये होता है एक्स के इंटू एच ऑफ n माइनस ऑफ k। तो ये क्या है बताओ? समेशन k इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स के इंटू यू ऑफ n माइनस ऑफ k। अब देखो u n माइनस k क्या है? अगर k वेरिएबल है तो, और n कांस्टेंट है, यहां पे ये n कांस्टेंट है और k वेरिएबल है, तो ये क्या है? देखो ध्यान से, ये अप टू n होगा, है ना? तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू n एक्स के, माइनस इनफिनिटी टू n एक्स के। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे टर्म को हम ये लिख सकते हैं। और अभी भी हमने कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होगी? समेशन k इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू n एक्स के विल बी व्हाट? एक्स जेड into Fourier transform z transform this one, this is 1 upon 1 minus of z inverse। अभी भी आपने देखा था u1 का z ट्रांसफॉर्म यही था 1 upon 1 minus z inverse, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई। अब बात करते हैं आरओसी की। आपको पता है कन्वोल्यूशन में अगर इसकी आरओसी R1 है, इसकी आरओसी R2 है, जो कि मॉड z ग्रेटर देन 1 थी, तो नेट आरओसी क्या होती है बताओ? R इंटरसेक्शन विथ mod z greater than 1, r intersected with mod z greater than 1, तो ये इसकी आरओसी होती है। तो नेट आरओसी जो होगी वो होगी r intersected with mod z greater than 1, ऑलराइट। तो इसीलिए इसकी जो आरओसी होगी वो होगी r intersected with mod z greater than 1, ठीक है? इसका क्या un का आप इसी तरीके से ले सकते हो, मतलब अगर आप एग्जाम्पल देखें तो un क्या है? बेसिकली इट इज व्हाट? समेशन k इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू n डेल्टा k। तो अगर हम इसको हम मान लें x n, जो कि बाद में हो गया x k, तो ये था डेल्टा n, तो ये हो गया डेल्टा k, तो इसका z ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा? डेल्टा n का z ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 1, इसलिए ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड इनवर्स। सेम आ गया। आरओसी की बात कर लेते हैं, चलो इसकी आरओसी क्या थी? एंटायर इंटरसेक्शन विथ मॉड जेड ग्रेटर देन 1, तो इसकी आरओसी कितनी होगी बताओ? मॉड जेड ग्रेटर देन 1। इसलिए u1 की का जेड ट्रांसफॉर्म ये हो गया, और मॉड जेड ग्रेटर देन 1 इसकी क्या होगी? आरओसी होगी। इसी की अपोजिट एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8। इसी की सेम अपोजिट प्रॉपर्टी है एक, जिसको हम कहते हैं दैट इज टाइम डिफरेंस प्रॉपर्टी। क्या कहती है? सपोज कि एक्सन का जेड ट्रांसफॉर्म अगर एक्स जेड है, तो एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट डिफरेंस है ये, देखो एस सेम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो, 1 माइनस ऑफ जेड इनवर्स। ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों आपको बताई? क्योंकि ये जस्ट इसी के इनवर्स है। देखो इट इज व्हाट? एक्स जेड इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स, इट इज व्हाट? एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स। तो टाइम एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी टाइम डिफरेंस प्रॉपर्टी की क्या है? इनवर्स है ना, एक दूसरे के इनवर्स है।
इसके लिए xn माइनस 1 के लिए भी सेम ROC होगी, इसके लिए भी सेम ROC होगी, पर ROC इसकी सेम ही होगी, मतलब सेम ROC होगी। देखो ROC इसकी सेम ही होगी, इस क्लियर? इसके ROC में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेक कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 9, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये हम लोगों ने पढ़ा भी है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, जो कि है टाइम एक्सपांशन प्रॉपर्टी। टाइम एक्सपांशन प्रॉपर्टी। और ये क्या है? अगर मैं आपसे कह दूं कि एक्सन जिसका z ट्रांसफॉर्म है xz, तो x ऑफ n बाई k, जहां पे k एक इंटीजर है, का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बताओ सर? अगर आपको याद हो तो एक्सन का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर e टू पावर j ओमेगा d था, तो x ऑफ n बाई l का फोरियर जो ट्रांसफॉर्म था ये था e टू पावर j l ओमेगा d। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? इट इज x ऑफ z टू द पावर k, x ऑफ z टू द पावर k। अगर z को e टू पावर j ओमेगा d से रिप्लेस कर दोगे तो यही बन जाएगा। देखो, आई एम गिविंग यू द होमवर्क, लास्ट है ये, दैट इफ दिस इज r then this should be r to the power 1 by k। अगर इसकी ROC r है तो जो इसकी ROC होगी r to the power 1 by k होगी। कैसा होमवर्क फॉर यू, प्रूव कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। x ऑफ n by k को आप मेन जेट ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले में इंसर्ट करना और n by k को एक वेरिएबल अज्यूम कर लेना p, और उसके बाद इस एक्सपांशन की कन्वर्जेंस कंडीशन को चेक करना। इसे क्या है? तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 9 प्रॉपर्टीज जो है वो कवर की हैं। अब अगर आप चाहो तो आप जो है इनको आप समराइज करके आप एक कॉमन प्रॉपर्टी बना सकते हो, एक कॉमन मतलब उस पर बना सकते हो, पर मैं इसे लास्ट क्लास में करूंगा। ऐसे क्लियर? अभी के लिए फिलहाल मैं इन प्रॉपर्टीज को आपके लिए बस एक सिंपल रिवीजन मैं कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखो प्लीज। हमने पहले पढ़ा जो था वो टाइम लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जिसमें अगर सिग्नल कॉम्बिनेशन होगा तो फोरियर जेट ट्रांसफॉर्म भी आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ROC जो होगा वो कॉमन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपको z टू द पावर माइनस m, z टू द पावर m से मल्टीप्लाई हो जाएगा ROC जो होगी इंटरसेक्शन विद मॉड z ग्रेटर देन 0। बहुत सारे लोग सेम प्रॉपर्टी को ये जो मैंने लिखा था, बहुत ध्यान से देखें, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये कि दैट इज नथिंग बट माई, ये क्या हो जाएगा? xz इंटू 1 माइनस ऑफ z इनवर्स। तो आप इसकी ROC को आप ऐसे लिख सकते हो, r इंटरसेक्शन विद मॉड z ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट डिवीजन का सीक्वेंस है। देखो, ये फाइनाइट डिवीजन के सीक्वेंस के लिए ही ये प्रॉपर्टी होती है। डेल्टा n माइनस डेल्टा n माइनस 1 का ये जेट ट्रांसफॉर्म होता है जिसकी ROC मॉड z ग्रेटर देन 0 है। अगर आप देखो तो ये क्या है? एक्सन कन्वोल्यूशन में डेल्टा n माइनस डेल्टा n माइनस 1, है ना। इसको आप क्या कर सकते हो? देखो, एक्सन कन्वोल्यूशन विथ व्हाट? डेल n माइनस 1, ठीक है। एक्सन कन्वर्जन में डेल n माइनस डेल n, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, कॉजल है, तो ये इसकी ROC क्या होगी? मॉड z ग्रेटर देन 0। इसकी ROC हो गई r, और बीच में कन्वोल्यूशन लगाया तो r डिस्ट्रीब्यूशन विद मॉड z ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो ये लिख लो, चाहे तो ये लिख लो, एक ही बात, आप चेक करके देख लेना। ठीक, तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज जो है वो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी। इसके बाद हम लोगों ने स्केलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि ये पोल को मूव कर देगी थ्रू आउट द जेड प्लेन। तो जेड प्लेन पे आपका पोल जो होगा वो मूव हो जाएगा और ROC जो होगी वो चेंज होगी। इसके बाद हमने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी पढ़ी, तो जेड को जेड इनवर्स में कन्वर्ट कर देगी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे। फिर डिफरेंशियल जेड डोमेन में आपका जो ऑर्डर हो वो चेंज हो जाएगा। देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर था, जेड अपॉन जेड माइनस एक पोल था, तो अब 2 पोल हो गए इस सिस्टम के, 2 पोल हो गए, है ना। इसके बाद कन्वोल्यूशन है, जो कि बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, x1z इंटू x2z हो जाएगा। इसके बाद है टाइम एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी, जहाँ पे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज का यूज किया मैंने। ये ROC बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद आपका जो है वो टाइम डिफरेंस प्रॉपर्टी, जो कि सेम है, मैंने आपको प्रूव भी किया। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका इन्वर्स है ये, बस ये याद रखना आप। टाइम जो डिफरेंस प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स है किसका, इस पर्टिकुलर जेट ट्रांसफॉर्म का, टाइम एक्सेलरेशन प्रॉपर्टी, और लास्ट है टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। तो ठीक है गाइज, हम लोग यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोग अच्छे से एक बार रिमेंबर कर लीजिए। और फिर इसके बाद लास्ट जो नेक्स्ट क्लास है वो कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी इन जेड डोमेन है, जो कि हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे और देन वी विल वाइंड अप द जेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसे के लेक्चर्स के लिए आप अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हो गाइस। प्लस के बहुत सारे बेनिफिट, वो नॉर्मली इन जगहों पे लेक्चर्स लेते हुए मिल जाऊंगा, क्रिटिक्स ग्रिड ECIN पे, इसलिए। एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।